वेलकम गाइस, एक बार फिर हम आपका स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल अर्थशास्त्र में। और आगे हम बात करेंगे बाकी सारी चीज़ों के बारे में। उससे पहले मैं आप लोगों को एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि पिछली वीडियोज़ में हमने बात कर रखा है कि खूनी मंडे वाली वीडियोज़ में जिसको जो अपलोड थोड़ी लेट हो गई थी, उसकी वजह से थोड़ा उसमें रिस्पॉन्स कम मिला है, लोगों ने कम देखा है। बट जिस तरह के लेवल्स और जिन चीज़ों पे हमने बात किया है, मार्केट उसी तरीके से आगे बढ़ रही है। इवन पिछली वीडियो में भी हमने उससे पहले की वीडियोज़ में भी हमने एक लेवल सेट कर रखा था, जो कि वीडियोज़ 4 दिन पहले की है। 4 दिन पहले हमने बता रखा था कि जो मार्केट का लेवल है, वो लेवल है अराउंड 22,400 और प्रिसाइज़ली अगर मैं बात करूँ तो 22,366। ये नहीं टूटता है, तब तक हम निफ्टी को बियरिश नहीं मानेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि इस वीडियो में आज हम कुछ स्टॉक्स के ऊपर भी बात करेंगे, जिनमें किसी तरह की मूवमेंट या फिर कोई बाइंग या फिर कोई भी हमें ऐसा पैटर्न दिख रहा है, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे, कहाँ पर बाइंग पोजीशन हो रही है और क्या नहीं हो रही है। एंड उससे पहले हम निफ्टी के लेवल्स एंड बाकी चीज़ों को देखेंगे। जो हमने बात किया था आज से 3-4 दिन पहले, जब वो हमारी वीकली वीडियो थी, उसमें हमने बात किया था कि एक लेवल दे रखा था, जो था 22,366। ये हमारा लेवल था और इसे ही सस्टेन कर रही है अब तक। अगर आप देखोगे, आज की वीडियो हो या फिर आज का पूरा मार्केट हो, उस पे भी अगर आप देखोगे, क्विक व्यू देख लेते हैं, फिर आगे हम बढ़ेंगे कि मार्केट में क्या किस तरह की चीज़ें चल रही हैं। आज सुबह से ही मार्केट सिर्फ एक रेंज बाउंड में ही इसने पूरी तरीके से ट्रेड किया है। सुबह से लेकर शाम तक, सुबह 9:15 से लेकर ये एक सीधी रेखा में ही इसने ट्रेड किया है। और अगर हम देखेंगे कि लो और हाई क्या बना हुआ है, तो हम देखते हैं कि लो बना हुआ है 22,353, जो कि 22,366 से अराउंड 9 से 10 पॉइंट आप पकड़ लो। 10 पॉइंट भी नहीं, 12 से 13 पॉइंट मैक्स टू मैक्स। एंड हाई बना हुआ है 22,468 एंड ओपन हुआ है 22,460 पे। एक लो ओपनिंग के बाद भी एंड प्रीवियस क्लोज जो है वो 22,535 है। उसके बावजूद भी जो ओपनिंग हुई है वो 22,660 पर हुई है। बट हाँ, अगेन अभी भी हम 22,000 की जो लेवल है, बट अगेन अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर जो लेवल है वो 22,366 अभी भी सेफ है। अब आगे हम बात करेंगे अपने चार्ट्स के ऊपर। सो आगे हम बात करेंगे कुछ उन स्टॉक्स के ऊपर जो मुझे कहीं न कहीं से रेफ़रेंस में आया है। कुछ लोगों के सवाल रहे हैं, कुछ लोगों के का डिस्कशन इस पे बना हुआ है, कुछ लोगों को जानना है। एंड उस पर हम बात करेंगे कि क्या मेरा व्यू है। एंड कुछ मेरे पर्सनल स्टॉक्स हैं जिन्हें मैं काफ़ी दिनों से ट्राई कर रहा था, उनको ट्रैक कर रहा था, तो हम उस पे भी बात करेंगे। सो चलिए एक-एक करके सारे स्टॉक्स पर बात करते हैं। सो सबसे पहला स्टॉक है हमारा सेंट गोबिन। सेंट गोबिन को मैं काफ़ी टाइम से ट्रैक कर रहा हूँ, जब ये यहाँ पर था अराउंड 147 148 तक गया था, 150 तक गया था। उसके बाद मार्केट डाउन हुआ है। तो उस समय जो प्राइसिंग हमारी थी, तब से हम इंतज़ार कर रहे थे कि 104 के आसपास आए, बट ये 104 के आसपास नहीं आया। उसके बाद ये नीचे गिरा, इवन और नीचे गिरा है। काफ़ी इसका जो लो बना था वो 96 के आसपास बना था, बट हम इंतज़ार कर रहे थे कि इसमें कुछ बाइंग बने। अभी के टाइम में मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे कुछ बाइंग हलचल हो रही है। इस जगह पे, यहाँ पे, अब यहाँ पे बाइंग बन रही है। यहाँ पे अगर हम देखें तो एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ हम इसमें इंतज़ार कर रहे थे कि अब कहीं न कहीं हमारी जो बाइंग है, इसमें लोगों की पोज़ीशन है वो बन रही है, दिख रही है। एंड एक मैं ये सिर्फ़ और सिर्फ़ सीखने के पर्पज़ से कर रहे हैं हम लोग, और इसमें किसी तरह का कोई भी ट्रेड ना लें। ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि कैसे देखते हैं। मैं आप लोगों को आगे समझा रहा हूँ कि इसमें क्या होता है कि जब एक कंसोलिडेशन फ़ेज़ होता है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये देखिए, ये जो कंसोलिडेशन फ़ेज़ हो रहा है, यहाँ पे कंसोलिडेट होकर जब ये ऊपर 108 के ऊपर जाता है और वहाँ पे सस्टेन कर लेता है,
तो हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो अराउंड ये 103 के नीचे सस्टेन करने पे हमारा स्टॉप लॉस बनेगा, और आगे जो बनेगा वो 108, मतलब जो हमारी बाइंग है, जो लोगों की बाइंग है, वो कहाँ होगी? 103 टू 108 के बीच में लोगों की बाइंग होगी। सो यहाँ पर 103 टू 108 के बीच में बाइंग होगी, और आगे की जो चीज़ें रहेंगी वो यहीं से 108 से ऊपर की तरफ, जहाँ कहाँ तक जाएगा, तो पहला जो टच रहेगा, पहला जो रेजिस्टेंस, इसका बड़ा रेजिस्टेंस बनेगा, वो पहला बनेगा 119 के आसपास, 119 के आसपास। सो अब अगर आप देखोगे एक पोजिशनल ट्रेडर के रूप में, अगर आप देखोगे तो 108, 108 टू 109, सॉरी 1119। सो यहाँ पर हमें अराउंड 2 और 9, 11 रुपए के आसपास हमें मिल जा रहा है। तो 11 रुपए मीन्स एक 108 पे आप अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो अराउंड 9 टू 10% आपको एक पोजिशनल ट्रेड में मिल जाएगा, और ये बहुत आसानी से आप देखोगे कि मैक्स टू मैक्स ये विद इन अ मंथ मिल जाएगा। यहाँ पे ये अगर आप देखोगे तो विद इन अ मंथ मिल जाएगा। यहाँ से ये ऐसे-ऐसे करके ये ऐसे आएगा, और ये देन फिर वापस आएगा, फिर ऊपर की तरफ। तो ऐसे ही स्टॉक्स चलते हैं। अब चलिए बात करते हैं नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर। अगला स्टॉक है रतनबीर। इसमें क्या करना है, इसमें अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पे एक कंसोलिडेशन फेज़ तो बना है, बट इसमें अभी भी बाइंग पोजीशन नहीं बन रही है। अगर मैं देखूँ यहाँ पे, ये पूरा का पूरा स्टॉक जो है वो मिड में अटका हुआ है। अब हमें चाहिए एक बेस, तो हमारी जो बेस लाइन है वो ये है। इस बेस लाइन पे अगर एक बार स्टॉक आता है और यहाँ पे कंसोलिडेट करके देन ऊपर की तरफ जाए, तो हम इसमें एक बाइंग पोजीशन को देख सकते हैं। बट ठीक है, तो आप लोग इस पे क्या कर सकते हैं कि रतनवीर को आप अपने नज़र में रखें। रतनवीर अगर 106 के पास आता है, 106 यहाँ पर एक धीरे-धीरे कंसोलिडेशन के बाद धीरे-धीरे जब इसमें बाइंग बनेगी, तो हम इसको ध्यान में रख सकते हैं। जितने भी ऑफिस गोइंग पीपल हैं लाइक मी, वो क्या कर सकते हैं, वो इसे एक अपने विश लिस्ट में रखें। जैसे ही 106 पर आता है, कंसोलिडेट करता है, अगर उसमें हमें दिखेगा कि नहीं अब वॉल्यूम बन रहा है, सारी चीज़ें हो रही हैं, एक मोमेंटम आने की कोशिश दिखे, तो फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। बट अभी इसे 106 106 तक हम वेट करेंगे। उससे पहले इसमें किसी तरह की अगर कोई बाइंग होती है, तो वो कहीं न कहीं, अभी क्या है कि 129 चल रहा है, 129, अगर अभी कोई इसमें ट्रेड लेता है, तो क्या होगा, उसके उसको एक बार 106 तक वेट करना पड़ेगा। 106 को टच करेगा, और इस बीच में अराउंड ये जो ₹23 का है, ये हमारा रिस्क अमाउंट हो जाता है। तो अगर आप इसे ध्यान से देखें, इसे सीखने की कोशिश करें कि किस तरीके से एक बेस बनाने की कोशिश कर रहा है। अगेन मैं वापस से इसको दोहराऊँगा कि कोई भी लोग इस पर ट्रेड ना लें, इंतज़ार करें। 106 के बाद आप अपने आरए या फिर एआई, जो भी सेबी रजिस्टर्स होंगे, उनसे आप एक बार कोऑर्डिनेट करिए, उस पे बात करिए कि क्या ये बन रहा है आपको लेने के लिए, आप उनसे एक बार कंसल्ट करिए, फिर आप उस पे अपना ट्रेडिंग डिसीजन लीजिए। बट हाँ, एक बार यहाँ पे 106 तक हमें इंतज़ार करना चाहिए। चलिए दूसरे स्टॉक पे चलते हैं, देखते हैं दूसरा कौन-सा स्टॉक है। अगला है इंडस टावर। इसमें अगर हम देखें तो ये वीकली टाइम फ्रेम पर बहुत ज़्यादा बुलिश लग रहा है। बट अगर हम डेली टाइम फ्रेम पर देखें तो गाड़ी छूट चुकी है। अगर हम इसको डेली टाइम फ्रेम पर देखते हैं, और वहाँ पर अगर हम देख रहे हैं कि ये एक बार ये अगर नीचे की तरफ आता है और देन फिर ऊपर की तरफ जाए, तो एक रिट्रेसमेंट पे हमें एक बाइंग देखने को मिल सकती है। और ये बाइंग कहाँ पर होगी? ये बाइंग होगी नीचे की तरफ। अगर आप लोगों को पता हो, एक कन्वर्जन वाली सीरीज़ थी, कन्वर्जन वाली सीरीज़ में हमने क्या किया था कि हमने वहाँ पे ये सारे कन्वर्ज हो रहे थे। तो यहाँ पे एक कन्वर्जन वाला भी एरिया बन रहा है, जहाँ पे एक बार वापस स्टॉक नीचे की तरफ आता है, एंड देन फिर ये यहाँ से ऊपर की तरफ जाता है। तो इंडस टावर में भी अगर आप ध्यान देंगे तो यही सिनेरियो बनने वाला है। जब ये एक बार थोड़ा-सा ट्रेड वॉर के चक्कर में अगर हमें वो पॉइंटर्स मिलते हैं, हमें ये बेस मिलता है, ये बेस यहाँ पे मिलता है 357, तो इसके बाद 357 से लेके 345, मतलब 57 टू 345, ये एक रेंज है जहाँ पर
बड़े पैसे वाले या फिर सारे लोग अपनी बाइंग पोजीशन बनाएँगे, तो आप लोग इस चीज़ को ध्यान में रख सकते हैं, अपने लोगों से कंसीडर करके अपने जो भी सेबी अप्रूव्ड लोग हैं, उनसे कंसीडर करके आप इसमें एक पोजीशन बना सकते हैं। बट ये आपकी टोटली रिस्क आपका रहेगा, पैसे आपके हैं। इसमें मैं किसी भी तरह का कोई भी एडवाइस नहीं कर रहा हूँ। इसे आप एक लर्निंग पर्पज़ से देखें कि चार्ट को कैसे देखते हैं, चार्ट पर क्या-क्या चीज़ें रहती हैं, कैसे-कैसे देखते हैं। सो चलिए अब अपने अगले स्टॉक के ऊपर बात करते हैं और वहाँ पर देखते हैं क्या हो रहा है। अगर मैं ध्यान से देखूँ और अगर आप लोग भी देखते हैं तो ओपन हाई एंड ओपन लो एंड ओपन नहीं, ओपन इक्वल टू हाई नहीं बना है। एक्चुअली क्या है, एक चार्ट पैटर्न है जो मैंने ध्यान दिया है कि अगर ओपन इक्वल टू हाई बना हुआ है और इस तरह के जो माइनर होते हैं, उसमें क्या होता है कि अगर वीकली लेवल पे कैंडल पे अगर ओपन इक्वल टू हाई बन रहा है, तो उसके दूसरे वीक में जो स्टॉक है वो थोड़ी नीचे की तरफ आता है। तो अगर इसमें एक बुलिशनेस तो नहीं, बट हाँ, थोड़ा-सा एक कंसोलिडेशन के बाद इसमें बुलिशनेस आने के चांसेस दिख रहे हैं और मैं अगर इसको डेली टाइम फ्रेम पर लेके चलता हूँ, तो देखने को मिलेगा। तो हमें क्या देखने को मिलता है कि एक बार जैसा कि अगर नेक्स्ट वीक में ये थोड़ा-सा कंसोलिडेट कर कर ये नीचे की तरफ आता है और यहाँ पे कहीं, यहाँ पे एक बाइंग पोजीशन और होल्ड मतलब बाइंग जो एक्यूमुलेशन है, वो यहाँ बनने की कोशिश हो रही है। सो अगर ये बाइंग हमें दिखती है, यहाँ पे अगर बाइंग दिखती है, तो ये एक ऐसा ज़ोन है जहाँ पर आप एक अपनी पोजीशंस को बना सकते हैं जो 526 पर हमें बाइंग दिख रही है। उसके नीचे अगेन सस्टेन करने पर मैं आप लोगों को बता देता हूँ। लास्ट में हम एक बार डिस्कस कर लेंगे कि किस तरह से इस पे स्टॉप लॉस और क्या चीज़ें करनी होती है, क्योंकि हर किसी का ट्रेडिंग स्टाइल अलग होता है और हर कोई अलग-अलग तरीके से ट्रेड लेता है, हर किसी को चार्ट देखने का तरीका अलग होता है। तो आपको क्या करना है, आपको उन तरीकों को, उन स्टाइल्स को सीखना है और देखना है कि किस तरह से आप उसमें बेटर हो सकते हैं और आप किस तरीके से कंफर्टेबल हैं। तो अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ पर एक बार ये रिटेस्ट करने के लिए 526 के पास आ रहा है और 526 के बाद से अगेन यहाँ पे एक छोटा-सा स्टॉप लॉस के साथ आप अगर 526 के नीचे, अगर आपको 526 मिलता है और 526 के नीचे अगर ₹1 भी सस्टेन कर जाता है 2 घंटे, तो आप यहाँ से ये आपका स्टॉप लॉस हो सकता है। तो आप इस तरीके से, मैं जिस तरीके से ट्रेड करता हूँ कि मेरे पास अगर उस प्राइस पर आती है, कोई भी स्टॉक अगर हवा में चल रहा है, वो ऐसे-ऐसे गया, यहाँ पे है, तो मैं यहाँ पे नहीं खरीदूँगा। मैं इंतज़ार करूँगा जहाँ पर ये बाइंग बनती है, यहाँ पे आएगा, वो धीरे-धीरे गिर के यहाँ पर आएगा, यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा। जब वापस से इसमें बाइंग बनेगी तब मैं वापस इसमें एंट्री करता हूँ। तो मैं किसी भी स्टॉक के ऊपर वो भग गया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इंतज़ार करो। प्राइस आएगा और आकर वापस जाएगा। जैसे इससे पहले हमने डिस्कस किया था अराउंड बीएससी में। हमने बीएससी में डिस्कस कर रखा है। कुछ लोगों के साथ जो मेरे मित्र थे, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। पिछली बार जब ये अराउंड यहाँ पर था, अराउंड 59 के आसपास, तभी मैंने इन लोगों को बोला था कि बीएससी एक बार नीचे आकर 4000 के आसपास का लेवल दिखाएगा। प्रिसाइज़ली मैंने 39,000 बताया था एंड उसके आसपास आया भी एंड आकर अगर आप ध्यान दोगे तो वापस से ये यहाँ पर गया है। आया है, कंसोलिडेट किया है, बाइंग बनी है एंड बाइंग बन कर के ये वापस गया है। सो इसी तरीके से हमें ट्रेड करना है। हमें किसी भी तरह का हड़बड़ी नहीं दिखाना है। कोई भी स्टॉक एक बार आपके प्राइस पर आएगी, बस आपको वो सही प्राइस रीड करना पड़ेगा। कंपनी की वैल्यूएशन क्या है, कंपनी क्या सही प्राइस पे मिल रही है, ऑथेंटिकेट प्राइस क्या है, ये आपको सीखना पड़ेगा। बीएससी समटाइम्स कोई भी स्टॉक ऐसा नहीं होता है कि ओवर वैल्यूड। जो बिग मनी है, जो बड़े पैसे वाले हैं, वो इस चीज़ का पूरा ध्यान रखते हैं कि क्या कंपनी जो जिसको वो बाई कर रहे हैं, क्या वो उस प्राइस की वैल्यू करती है? पता है, जब जब बीएससी ₹2200 की थी, तभी भी मैंने बोला था कि बीएससी को एक बार वापस से 5500 के आसपास आना ही है। ₹5500। उस समय जिन लोगों ने मेरे साथ ₹2200 पे खरीदा था, वापस से उन्होंने 5500 पे प्रॉफ़िट बुक किया
प्रॉफ़िट बुक करने के बाद अगेन जब उन्होंने मुझसे पूछा था कि कितने तक आएगा, तो मैंने उन्हें बताया था कि 399 वापस इसकी वैल्यूएशन है, इस पर आएगी एंड देन फिर वापस से ये ऊपर की तरफ जाएगी और आगे अभी हम इस पे और बात करेंगे। एक बार जब ये इसमें थोड़ा-सा आ जाने दो करेक्शन, एक मोमेंटम अभी तो कंसोलिडेशन में है एंड ये तब तक कंसोलिडेट करेगी जब तक कि एनएसई आ ना जाए। एक बार एनएसई आ जाएगी, एनएसई एंड एनएसडीएल एनएसडीएल इन दोनों के आईपीओ के बाद से वापस से इन सब में एक मोमेंटम वापस से आएगा, बट उससे पहले ये भी कंसोलिडेट करेंगे, लोग इंतज़ार कर रहे हैं। तो चलिए अब आगे दूसरे स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं। सुंदरम फिन भी अगर आप लोग देखेंगे कि कंटिन्यूअस वीकली लेवल पर काफ़ी टाइम से ये कंसोलिडेट कर रही है एंड सुंदरम फिन को कंसोलिडेशन के बाद अगर आप देखेंगे वीकली टाइम फ्रेम पर कब से कर रही है ये 2025 एंड टिल डेट अप्रैल, मतलब 3 महीने इसको हो चुके हैं और ये कंटिन्यूअस एक कंसोलिडेशन में चल रही है। कंसोलिडेशन के बाद अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो अब यहाँ से इसमें एक मोमेंटम आने की हो रही है। ऐसे ही स्टॉक्स हमें चाहिए जो इस तरह से मूवमेंट बनाए और ये धीरे से ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू करे। तो वीकली लेवल पे तो ये मुझे बुलिश दिखना शुरू हो गई है, बट हम अभी इसमें इंतज़ार करेंगे। अभी हम देखते हैं कि इसके अदर टाइम फ्रेम पर इसका क्या है। सो अदर टाइम फ्रेम पर यहाँ पर एक बार अगर ये हमें वापस से कंसोलिडेट करके नीचे की तरफ यहाँ पर अगर ये जो जगह है अराउंड 4663 के आसपास 4663 यहाँ पर आए तो एक बार हम वापस से अपने 20 SMA के ऊपर ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं। बट हाँ, एक बार जब यहाँ पे आए तो ही हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, अदरवाइज ये ऊपर की तरफ जाते हुए अब निकल चुका है। अगर किसी को एंट्री लेना था तो वो आज ले सकता था, आज इसमें मोमेंटम बन रहा था। आज जो 2 घंटे सस्टेन कर गया, जैसे अगर मैं आवरली बेस पर देखूं सो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 4663 के आसपास ये सस्टेन कर गया था, 47 तक पहुँच गया था। तो मैं समझता हूँ कि आज इसमें एंट्री बन रही थी और एक अच्छी खासी एंट्री बन रही थी। ओपन लो तो नहीं बना है, एक बार चेक कर लेते हैं। ओपन नहीं, ओपन लो बनने से रह गया है, बट हाँ ठीक है। अगर इसमें आज एंट्री बन रही थी तो आगे की चीज़ें देख सकते हैं। अगर हमें ये वापस से 4663 के आसपास मिलता है तो एक बार हम इसमें स्टॉप लॉस के साथ आगे बढ़ सकते हैं, देखते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक्स पर बात करते हैं कि हमारा नेक्स्ट स्टॉक कौन सा है। अगला स्टॉक हमारा इरेडा है, जो एक समय पर लोगों का बहुत चहेता स्टॉक था, बहुत तेज़ी से भगा है। इसकी जो आईपीओ है वो 33 रुपए के आसपास थी, 30 रुपए 33 रुपए के आसपास थी, जो लिस्ट ही हुआ था 68 पर। अच्छे खासा लोगों को इसने बेनिफिट दिया। बेनिफिट देने के बाद तब से वो अराउंड इसकी जो हाई जा चुका है, ऑल टाइम हाई है 310 रुपए है। 310 रुपए के आसपास इसका ऑल टाइम हाई रह चुका है। 310 से अब ये वापस से आकर अराउंड एक 151 के आसपास आ चुका है। तो 151, बट इसमें बाइंग की क्या पोजीशन है, क्या लगता है कि लोगों का क्या है, ट्रेड साइकोलॉजी क्या कहती है इस पे? तो ट्रेड साइकोलॉजी ये कहती है कि एक बार इसे वापस यहाँ पर बेस बनाना है। 117 पर बेस बनेगा और यहीं पर बाइंग होगी। तो जैसे ही 177 पे बेस आके कंसोलिडेट करता है, दिन अगर आगे बढ़ता है तो इस पर विचार किया जा सकता है। वरना अगर ये यहाँ से टूटता है, जैसे होता क्या है मैं आप लोगों को बता देता हूँ, इसके बाद हम वीडियो को क्लोज ही करेंगे। कभी भी एक स्टॉक ऊपर की तरफ चढ़ता है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि एक स्टॉक ऊपर की तरफ चढ़ता है, चढ़ने के बाद वो नीचे आता है, फिर कंसोलिडेट करता है, वहाँ से ऊपर जाने की कोशिश करता है या फिर नीचे की तरफ आता है, फिर नीचे आता है, फिर कंसोलिडेट करता है, फिर नीचे आता है। अगर ऐसा होता रहता है तो एक जगह आता है जहाँ पे उसे कंसोलिडेट करना ही करना है और फिर ऊपर की तरफ जाएगा। तो जैसे ही कोई स्टॉक नीचे गिरकर वहाँ पर कंसोलिडेट करता है, कंसोलिडेट करने के बाद फिर हम उसे उस पर एनालाइज़ करते हैं और उसे फिर हम इस चीज़ को चेक करते हैं कि ये वापस उसमें बाइंग हो रही है या नहीं, एक्युमुलेशन हो रहा है या नहीं। आगे की जो भी थ्योरीज़ रहेंगी इसको आप लोग समझो। जो भी चीज़ें हैं जैसे एक्युमुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। एक्युमुलेशन जब स्टॉक नीचे की तरफ गिरकर एक्युमुलेट होता है, तब आपको समझना पड़ेगा कि इसमें बाइंग बन रही है।
ये एंड जब ये स्टॉक ऊपर की तरफ हो जाता है एंड ऊपर जाने के बाद जब ये और ऊपर बुलिश ही बुलिश दिखता जाएगा, बट आपको लगेगा कि बुलिश है, बट वो हो रहा है डिस्ट्रीब्यूशन। आपको वो स्टॉक्स डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं बड़े पैसों वालों के थ्रू। जो बिग मनी है, बिग मनी आपको क्या करता है, यहाँ ऊपर कंसोलिडेट करवा कर आपको उसने दिया एंड देन फिर धीरे 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 वो उस स्टॉक को नीचे गिरा देते हैं, क्योंकि उन्हें तो बेच के निकलना है, प्रॉफिट बना लिया है उन्होंने, उनके प्रॉफिट फिक्स होते हैं। आपके अंदर लालच है तो लालच नहीं करना है, स्टॉक्स पर ध्यान देना है, कंसोलिडेशन के बाद ही उस पर किसी तरह का फोकस रखें। आ करके टच करके निकल जा रहा है उस पर किसी तरह का कोई विचार ना करें। आगे आपकी मर्जी, आपका स्टॉक, आपका पैसा। ओके, मिलते हैं कुछ और स्टॉक के साथ नेक्स्ट वीडियो में।